गुड गुड। फिर से एक बार लेना होगा वो सब। व्यापार व्यवसाय का ये जो आर्थिक लेखा जोखा होता है, अब आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। तेजल, धन्यवाद आपके लिए। व्यापार व्यवसाय का आर्थिक लेखा जोखा लिखने की हमारी प्राचीन जो परंपरागत विधि थी, उस प्राचीन परंपरागत विधि को बही खाता माने हम नोटबुक में लिखते थे, और नोटबुक के साथ साथ एक अलग प्रकार के नोटबुक के बनाते जाते थे, उसे बही खाता के नाम से जानते हैं, इसी संज्ञा से वो जानी जाती थी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जितनी तकनीकी प्रणाली को आत्मसात करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट हम लोगों का हो गया है, तो उसी काल के अनुरूप हम लोगों को भी अपना ढांचा बनाना पड़ता है। और जैसे लेखा कर्म को, मैंने अकाउंटेंसी को हमने ले लिया, तो वो पुस्तपालन में की गई जो प्रविष्टियां प्राप्त होती थी, उसकी वह जांच करता है। तो लेखा कर्म का मूल कार्य क्या होता है, अकाउंटेंसी का मूल कार्य क्या होता है, यह देखिएगा कि जब अकाउंटेंसी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसकी जांच करता है। वो जो प्रविष्टियां है, माने जो एंट्रीज उन लोगों की हो चुकी हैं, चलपट बनाता है, उस माल खाता या लाभ हानि बनाता है, चिट्ठा उस बनाता है, लेखे बनाता है ना, ये सारा कार्य अकाउंटेंसी में हम लोगों को देखने में मिलता है। अब देखते हैं कि इस लेखा कर्म के प्रकार कौन से हैं। तो वित्तीय लेखा है, लागत है, परिमाण है। अब वित्तीय लेखा, लागत और परिमाण, यह यदि लेखा कर्म में आ जाते हैं, तो लेखा कर्म में इन तीनों के साथ साथ अत्यंत आवश्यक माना जाता है वो वे व्यापारिक और व्यावसायिक संप्रेषण। अब यदि हम लोग व्यापारिक और व्यावसायिक संप्रेषण का कार्य देखते हैं, तो यह कार्य मूलतः हमें दो प्रकारों में प्राप्त होता है। एक तो मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। यदि हम मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं, तो मौखिक संप्रेषण के कई उपादान हैं। जैसे जैसे आप में से कोई है जो बताएगा? जैसे तेजल जी। क्या मैम, रिपीट कीजिए एक बार। मौखिक संप्रेषण के उपादान कौन कौन से हैं, मौखिक संप्रेषण के रूप कौन कौन से हैं? मौखिक संप्रेषण में माउथ टू माउथ, मतलब किसी को मैसेज अगर देना है तो जैसे कि घर घर पे जाकर मैसेज दिया जाता है, गुड, उन्हें बताया जाता है आज यह मतलब कुछ अगर फंक्शन है, कुछ है तो। वेरी गुड। और उसके बाद फोन कॉल पर। हम्म, और अश्विनी, मराठे, चैताली, गायत्री, बोलो बोलो। प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला है, लेक्चर एक तरफा नहीं होना चाहिए, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। कामिनी है, खुशी है, नेहा, प्रतीक्षा, प्रियंका, हर्षिता नहीं जुड़ी आज। मौखिक संप्रेषण के उपादानों के रूप में हम लेते हैं बातचीत, संवाद, बैठकें, सम्मेलन, साक्षात्कार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन। यह सारे उपादान है मौखिक संप्रेषण के। ओके, अब हम लोग आपकी यदि आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखित संप्रेषण की ओर चलते हैं। बड़े हम लोग आगे, या किसी को कोई सवाल है यहाँ तक आते हुए? यस मैम, आगे बढ़। धन्यवाद बेटा। लिखित संप्रेषण में व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, सरकारी कार्यालय एवं उपभोक्ता, इन सभी से हमें संप्रेषण करना पड़ता है। फिर ये जो संप्रेषण होता है, यह पत्राचार के रूप में भी हो सकता है, संविदा भी कर सकते हैं, करार भी कर सकते हैं, फॉर्म के माध्यम से लिख कर भी भेज सकते हैं, या किसी प्रकार का विवरण भी दे सकते हैं, या इसके अतिरिक्त हम उन संस्थाओं को या उन प्रबंधनों को सूचना भी भेज सकते हैं। प्रचार की सामग्री का प्रयोग करके हम अपने लिखित संप्रेषण को पूरा कर सकते हैं।
तो देखिएगा, आपको सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण के उपादानों पर, जो हमने बार बार आप लोगों को सचेत करवा दिया है कि कौन कौन से उपादान किस किस में आते हैं। वहां पर आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग बड़े अच्छे से उसे याद कर लोगे। अकाउंटेंसी का पूर्व नाम क्या है, ऐसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो अकाउंटेंसी का पूर्व नाम, इसकी लेखा कर्म है, और इसकी प्राचीन विधि क्या थी, तो बही खाता, यह उसकी संज्ञा से उसे परिभाषित किया जाता था। उक्त वर्णित वाणिज्य व्यापार और व्यवसाय में जब प्रयुक्त हिंदी विशिष्ट भाषा रूप यानी वाणिज्य व्यापारिक हिंदी की प्रयुक्ति की संज्ञा से में प्राप्त होती है, तब स्पष्ट हो जाता है कि कई उपप्रयुक्तियां के समुच्चय से बनी यह एक विशेष प्रयुक्ति है, जिसमें शब्द, वाक्य या अपने निश्चित संदर्भों का प्रयोग भी किया जाता है। अब ये निश्चित संदर्भ का प्रयोग क्या है, तो वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी यह किस प्रकार से लेखा कर्म के साथ या मौखिक संप्रेषण के साथ या लिखित संप्रेषण के साथ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यह आप लोगों को यदि पॉइंट समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारी वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी है और संरचनात्मक विशेषताएं हैं। मैम ये रिपीट करना ना। हाँ जी, ये वाला अभी जो आपने क्लियर किया ना, उसको रिपीट करो ना आप, वो नहीं ध्यान में आया। कौन सा, ये प्राचीन विधि वाला, अकाउंटेंसी वाला? हाँ हाँ हाँ। इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा, आप मिल जाएगा आपको। ओके। कितने, बहुत ज्यादा संख्या है न समझने वाली, तो हम तुरंत बता देते हैं। यस मैम। फिर से करना है? यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि यह जो हमारी विधि है वाणिज्य व्यापार भाषा और प्रकार्य, इसी को देख रहे हैं। पहला पॉइंट हमने कल की तसिका में हल किया था कि इसके साथ वाणिज्य व्यापार के स्वरूप क्या होता है, गतिविधियां उसकी क्या होती है, इसका संक्षेप में वो विवरण देता है। और जब वो संक्षेप में विवरण देता है तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें प्रबंधन होता है, उसमें संप्रेषण का धरातल होता है, क्योंकि यह जो संप्रेषण का धरातल होता है वो भाषाई प्रकार्य की कई उपप्रयुक्तियों के रूप में जाना जाता है। जहां एक और हम क्रय विक्रय की अर्थात लेन देन की बात करते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान की, लाभ या हानि की ब्यौरा हम लोग रखते हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न व्यापारिक संस्थान, परिवहन संस्थान या सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय तथा उपभोक्ताओं से व्यापारिक व्यावसायिक संप्रेषण भी हम लोगों को करना पड़ता है। और तीसरी ओर जब हम उन सभी लोगों से बातचीत करते हैं, संप्रेषण रखते हैं, तो तीसरी ओर हम अपने व्यापार के केंद्र का एक प्रबंधन कार्य भी करते हैं। कैसे, तो जनसंचार के माध्यम से हम पब्लिसिटी चाहते हैं, और जब हम जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो हमें बाजार को भी जानना पड़ता है, मार्केटिंग भी हम लोगों को प्राप्त करनी पड़ती है कि यदि मार्केट का भाव क्या चल रहा है और हम किस रेट में दे रहे हैं, तो इन सभी की जांच पड़ताल उस व्यापारी को होना नितांत आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहली स्लाइड क्लियर हो गई आपको? अब क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, आप देखिए, जब हम व्यापार का कार्य कर रहे हैं तो उस व्यापार कार्य को करने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो आर्थिक लेखा जोखा होगा ही। यह नहीं है कि अपन ने पैसा ले लिया और खर्च कर दिया लेकिन कहीं पर भी उसे लिखा नहीं है। तो हमें जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो जमा पूंजी हमारी हो रही है, जिस पर खर्च हो रहा है, उन सब की जांच पड़ताल करने के लिए, उन सबका लेखा जोखा अपने पास होने के लिए, भविष्य में यदि हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हुई तो हमारे पास ये सारा जांच होनी चाहिए, ये पूरा भुगतान हमें मिलना चाहिए। इसलिए प्राचीन विधि का कार्य हम लोग आत्मसात करते थे। और वो भारतीय प्राचीन विधि कौन सी थी, तो वह बही खाते की संज्ञा से वो जानी जाती है। मतलब वहां पर हम बही खाते के माध्यम से अपना जो खर्च है उसे वहां पर लिखते थे। लेकिन आज के आधुनिक तंत्र प्रणाली ने, तकनीकी प्रणाली ने हमें इतना विकसित कर दिया कि हमने बही को छोड़ दिया, खाते को छोड़ दिया, और उसके जगह पर अकाउंटेंसी माने लेखा कर्म, इस नए शब्द का प्रयोग हम लोग करने लगे।
और फिर जिस प्रकार से हम बही खाते में केवल लिखते थे, लेकिन यहाँ अकाउंटेंसी में आकर हम पूरे अपने पुस्तक का जो पालन है, माने जो अकाउंटेंसी की जो प्रविधि है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे वहां पर अपन फॉलो करते हैं। जैसे उस व्यवसाय की पूरी जांच करते हैं, चलपट बनाते हैं कि वो खर्चा कितने रूप में होना चाहिए, हमने जो चीज ली हुई है वो चीज क्या हमें बहुत फायदा कर रही है या कोई नुकसानी में तो नहीं चल जा रही है, उसका चलपट बना देते हैं। फिर माल खाता, लाभ हानि, इन सभी को वह अपने पास संजो कर रखता है और इसके साथ साथ वह लेखे भी बनाता है। यदि हम लेखा कर्म के प्रकारों की बात करें तो वित्तीय लेखा, लागत और परिमाण, यह उसके 3 प्रकारों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मूलतः व्यापारिक और व्यावसायिक संप्रेषण का जो कार्य होता है वह मौखिक और लिखित तौर पर माना जाता है। सवाल आपको यहीं पर पूछा जा सकता है कि मौखिक संप्रेषण के उपादान कौन से होते हैं। तो मौखिक संप्रेषण में बातचीत, संवाद, बैठक, सम्मेलन, साक्षात्कार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन भेजना, इस प्रकार के मौखिक संप्रेषण है। लिखित संप्रेषण के रूप में हम संस्था, सरकारी कार्यालय या उपभोक्ता, इन सबसे हम लोग क्या करते हैं, पत्राचार करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं या उन पर हम करार करते हैं। फॉर्म का विवरण भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग बैंक में चले जाते हैं तो बैंक में हमें क्या मिलता है, फॉर्म मिलता है। यदि हमें किसी का भी अकाउंट खोलना होता है तो फॉर्म मिल जाता है। अभी तो ऑनलाइन भी सुविधा है, वो अवेलेबल है। तो जो फॉर्म का विवरण है उन संस्थाओं के प्रति या प्रबंधन सूचना हम लोगों को देनी पड़ती है, उसका प्रचार प्रसार हमें देखना पड़ता है। उन सामग्री का लिखित संप्रेषण में बहुत उच्चतम स्थान होता है। देखिए ये प्राचीन विधि हमारे अकाउंटेंसी की, हम अभी हम लोग वाणिज्य, व्यापार और भाषा प्रकार्य, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। अब क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़े हम। वाणिज्य, व्यावसायिक, हिंदी, संरचनात्मक विशेषताएं, इस पॉइंट की ओर बढ़ना है। हाँ मैम। गुड गुड, धन्यवाद बेटा। अब देखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी की हर प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति में भी हमारे पास शब्दों की बहुत सारी संपदा होनी चाहिए, शब्द रचना हमारी होनी चाहिए, यह विशेष शब्दावली को भी हम लोग प्राप्त करनी चाहिए। अब किस रूप में? तो यदि हम देखते हैं कि हमारी शब्द संपदा कैसी होती है, तो हमारी शब्द संपदा वाणिज्य, व्यावसायिक हिंदी की शब्द संपदा के विभिन्न स्रोतों पर आधारित होती है। जैसे हमारी प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा। अब यदि हम देखते हैं कि भारत में अर्थशास्त्रीय परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ को 4 पुरुषार्थों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। मनुस्मृति है या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थ से संबंधित विषयों पर गहराई से विचार किया गया। हिंदी में भी संस्कृत अर्थशास्त्रीय परंपरा के बहुत से शब्द तत्सम रूप में हमें मिलते हैं। जैसे मूल्य वृद्धि हो, चक्र वृद्धि हो, कालिका वृद्धि हो, शिखा वृद्धि हो या कायिक वृद्धि हो, वित्त ही हो क्यों न हो, तो ये जो हमारी परंपरा है ये कहाँ से हमें मिलती है? तो यह हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। जहां हम लोग चक्र वृद्धि कहते हैं, है ना, उसे भले ही आप लोग अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अंग्रेजी को यहाँ पर इस्तेमाल न करने का हमारा तात्पर्य केवल इतना है, उसे समझ लीजिएगा। क्योंकि यदि हम अंग्रेजी शब्दावली को यहाँ पर एज इट लेते हैं तो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री जो परंपरा है उसे कहीं ना कहीं हम लोग हानि पहुंचाते हैं, जिस कारण हाँ जी, हाँ बोलिए। क्या हुआ? किसी की कोई आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। क्लियर हुआ आपको ये पहला पॉइंट, प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा? यस मैम। गुड गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक व्यापारिक शब्दावली। तो ऐसे कौन कौन सी हमारी पारंपरिक परंपरा कौन सी थी कि जिस परंपरा के आधार पर हम व्यापार करते थे? जैसे मारवाड़ी समाज की भूमिका भी अहम रही। मारवाड़ियों की व्यापारिक शब्दावली
जैसे वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी में वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे खाता, बही, जमा, नावे, देवाल, लेवाल, दिवाला, इस प्रकार की तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि वो पारंपरिक व्यापारिक शब्दावली के अंतर्गत आती है। हम सभी को पता है दोस्तों कि भारत पर कितने सालों तक मुगल शासन ने आक्रमण किया। हमें किसी शासन के विरुद्ध में नहीं जाना है, लेकिन जिनके कारण हम लोग अनेक यातनाएं भुगत चुके हैं, ऐसा मुगल दरबार को हम लोग नहीं भूल सकते कि जिन्होंने हमारे महाराणा प्रताप को भी कितना कष्ट दिया। तो इन सभी मुगल कालीन प्रशासन के जो अरबी या फारसी के जो शब्द थे वो अभी हमारे प्रशासन के साथ साथ व्यापार क्षेत्र में प्रयुक्त हो गए, और प्रयुक्त ही नहीं हुए बल्कि वो प्रचलित हो गए, जो आज हिंदी में हम लोग उसे आत्मसात करते चले जा रहे हैं। जैसे महसूल हो, अबकारी हो, रुक्का हो, मियाद हो, रहन, गिरवी रखना, है ना। आज भी हम इस शब्दों को लेते हैं। आमदनी, तुम्हारी आमदनी कितनी है, किस चीज का लेन देन चल रहा है, नमूना है, बाजार है, खाता है, कीमत है, माल है, महसूल है ना। तो ये सारी आप लोगों को पता होगा कि जो छोटे छोटे गांव वाले लोग थे उनसे महसूल प्राप्त करते थे, यात्रा पर भी महसूल होता था, उन लोगों का टैक्स वसूल करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, यह अरबी फारसी के मुगल प्रशासन से जो शब्द हमारे पास में आए, चूंकि वो अरबी और फारसी के शब्द थे, उसे हमने आपके सम्मुख रखा। सवालों की बौछारें आप लोगों को यहीं पर हो सकती है कि प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा के जैसे कालिका वृद्धि, शिखा वृद्धि, लेन देन, खाता, बही, इनमें से प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा के शब्द कौन से हैं? सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आमदनी, लेन देन, नमूने, बाजार, यह शब्दावली किससे संबंधित है? पारंपरिक शब्दावली से हैं, या प्राचीन अर्थशास्त्रीय से हैं, या अरबी फारसी से हैं? तो आपको याद दिला दूं फिर से एक बार कि यह अरबी और फारसी से संबंधित है। अब चलते हैं हम अंग्रेजी शब्दावली की ओर। अंग्रेजों का भी शासनकाल हमारे भारत पर रहा, और पता है कि प्रशासनिक शब्दों के साथ साथ कई व्यापारिक और व्यावसायिक शब्द, जो कि वह अंग्रेजी के शब्द थे, लेकिन वह अनायासी हमारी हिंदी में आ गए। साथ ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को यदि हम लोग देखते हैं, तो इसी प्रणाली के सूत्रपात से बैंक तथा वित्तीय प्रतिष्ठानों का कामकाज भी अंग्रेजी में होता रहा। हिंदी की अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति में भी अंग्रेजी शब्दों को बेहिचक प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। जैसे कोई बताएगा बेटा आप लोगों में से कि हम लोग बैंक में अंग्रेजी शब्दावली को किन किन शब्दावली को आत्मसात करते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं? बताया था हमने इसके पूर्व भी, जब हमारा सिलेबस। क्रेडिट, यस, क्रेडिट और डेबिट, डेबिट और टैक्स, टैक्स, और फटाफट बताइए, इतना समय नहीं। पासबुक, चेकबुक, पासबुक, चेकबुक, और वाउचर, अकाउंट, अकाउंट, बैंक लाइसेंस, परमिट, कोटा, बोनस, चेक, नोट, बिल, स्टॉक, कमिश्नर, कंपनी लिमिटेड, ऑर्डर, स्टोर, बिल्टी, मॉडल, शेयर, टीवी, फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। ओके, तो इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्दावली हैं क्योंकि वह अंग्रेजी से प्राप्त होती है। अब यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते कि अन्य प्रयुक्त की जो शब्दावली है वो क्या है। वाणिज्य व्यवसाय का संबंध हमारे सामान्य उपभोक्ता से लेकर प्रशासन की विधि तक, या हम कहेंगे कि जनसंचार के जो माध्यम होते हैं, बैंक है, बीमा है, वहां तक होता है। और इसी कारण हमारी सामान्य हिंदी, कार्यालय हिंदी और विधि की हिंदी या जनसंचार की हिंदी, इन सभी की शब्दावली से कई शब्द इस प्रयुक्ति में हमें प्रचलित होते हुए दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से ऐसे शब्द कहाँ से लिए जाएंगे? तो प्रशासन से भी ले जाएंगे, विधि से लिए जाएंगे, जनसंचार से ले जाएंगे, बैंक या बीमा, मतलब ये जो सारी शब्दावली है यह अन्य प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है। अब हम चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा।
और प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत ही ये सारे जो शब्दावली बताई हमने, जैसे इसके पूर्व हमने बताया कि प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा माने शब्द संपदा, हमारी जो शब्द संपदा है, ये पहला पॉइंट हुआ कि इस शब्द संपदा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे, तो प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा, पारंपरिक व्यापारिक शब्दावली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दावली, अन्य प्रयुक्त की शब्दावली, अब लास्ट वाला हमारा है नवनिर्मित शब्दावली। आप देखिएगा कि यह जो नवनिर्मित शब्दावली है, यह नवनिर्मित शब्दावली हमारे पास कब आई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम लोग कुछ अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि तब तक न तो मनुष्य को स्वतंत्रता थी न तो अपने देश को। तो जिस कारण हम अपने देश को स्वतंत्रता मिल गई, उस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी की प्रयोजन मूलक जो प्रयुक्तियां थी, उन सभी शब्द संपदा की वृद्धि के लिए व्यक्ति, संस्था तथा सरकार की ओर से कई प्रयास उन्होंने किए। परिणाम स्वरूप अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति के लिए भी कई शब्दों का निर्माण किया गया। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र की यदि अपन बात करते हैं तो धनादेश है या देय है, धन है, सापेक्ष मूल्य है, जमा पर्ची है, अनुपार्जित आय, कितनी आय है, अग्रिम, जमानत राशि, इस प्रकार के नवनिर्मित शब्दावली के साथ हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? जी मैम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते ये जो विशेष शब्दावली है, इस विशेष शब्दावली को देखते हैं कि इस प्रयुक्ति की खास विशेषता होती है। इसकी कुछ अपनी शब्दावली है जो सामान्य शब्दावली से ग्रहण कर एक विशेष नए अर्थ में वह प्रचलित हो जाती है। जैसे ऋण, ऋण शब्द का सिर्फ उधार यह अर्थ नहीं होता, बल्कि पूंजी से केवल धन का यह अर्थबोध नहीं होता, बल्कि इनका अर्थ क्षेत्र विशेषीकृत होकर व्यापक हो जाता है। शेयर बाजार के शब्द इस विशेषता में चरम सीमा पर होते हैं। जैसे शेयर बाजार में बहुप्रयुक्त हो जाता है बियर एंड बुल, इनका सामान्य अर्थ होता है भालू, बियर का मतलब होता है भालू और सांड, लेकिन यह शब्द मंदी और तेजी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाजार की शब्दावली में इस प्रकार के कई शब्द हैं, जैसे गेहूं गरम, दाल नरम, सोना उछला, चांदी लुढ़की, इस प्रकार के कई ऐसे विशेष शब्द होते हैं, क्योंकि वह विशेष शब्दावली के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। माने गेहूं गरम है, गरम का मतलब क्या होगा, दाल नरम, गेहूं गरम, दाल नरम, इसका मतलब क्या है, तेजी और मंदी से लेना चाहेंगे हम बाजार की शब्दावली को। हाँ, तो गेहूं गरम से तात्पर्य क्या है, तेजी गेहूं आ का गई है। भाव। यस, और दाल नरम से तात्पर्य क्या है, मंदी है। और सोना उछला और चांदी लुढ़की। मतलब सोने के रेट हाई हो गए और चांदी के कम हो गए। वेरी गुड, मतलब आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हो। बढ़े आगे। हाँ मैम। धन्यवाद बेटा। समांतर शब्दावली, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रशासनिक हिंदी की तरह जहां वहां भी संस्कृत निष्ठ और अरबी फारसी प्रभावित उर्दू की शब्दावली समांतर रूप से प्रचलित हो जाती है। जैसे हम जहां पर अपन भुगतान कहते हैं, वहां पर अदायगी, इसे भी हम भी कह सकते हैं, प्रतिभू माने जमा, ऋण, हमें आपका ऋण चुकाना है, हमें आपका कर्ज चुकाना है, हमें आपका, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। मूल्य, मूल्य का मतलब होता है कीमत, राशि, हमें कितनी राशि चाहिए, हमें कितनी रकम चाहिए, लेखा, लेखा की जगह पर समांतर शब्द खाता के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माने ये जो प्रशासनिक हिंदी है, वहां पर संस्कृत निष्ठ हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी के भी जो उर्दू शब्दावली है उसे भी हम लोगों को देखना पड़ता है। तो साथ साथ में वो दोनों चलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि भुगतान करना है, मैंने अदायगी करनी है, ऋण को चुकाना है, मैंने कर्ज देना है, मूल्य करना है, मैंने कीमत करना है,
राशि, राशि का मतलब रकम होता है, लेखा, लेखा का मतलब खाता होता है। तो ये सभी प्रविधियों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो समांतर शब्दावली है हमारी, यह हमारे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शब्द रचना की विशेषता। अब देखिए, जो कार्यालयीन प्रयुक्ति की बात करते हैं तो कार्यालयीन प्रयुक्ति में समास सूत्रीय उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय तथा शब्द के योग होते हैं, शब्दों की रचना उसमें होती है। साथ ही विषम स्रोतीय उपसर्ग, प्रत्यय तथा शब्दों के योग से शब्द रचना हमें लोगों को मिल जाती है। तो अधिकांशतः यह जो हमारी प्रवृत्ति होती है ये समास के द्वारा बन जाती है। जैसे जमानत राशि माने बिल हैंड, चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, रेखांकित चेक माने क्रॉस चेक। देखिए, हम लोग क्रॉस चेक लेते हैं, हम लोगों को क्रॉस चेक पता है, हमें इंटरेस्ट भी पता है कि किसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब अलग अलग होता है ना। तो इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जमानत राशि यानी हैंडबिल, है ना। या संयुक्त बैंक खाता यानी क्या, संयुक्त बैंक खाता यानी क्या, संयुक्त, Joint account. यस, जॉइंट बैंक अकाउंट। अग्रणी बैंक, अग्रणी बैंक, लीड बैंक, बेबाकी पत्र यानी नीता, नो ड्यूज, हाँ, बेबाकी पत्र का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, है ना। तो इस प्रकार की कई ऐसी शब्द रचना हमारे साथ प्राप्त हो जाती है। अंतिम हमारा है कि वाक्य विन्यास, और इस वाक्य विन्यास के कुछ अंश भी है कि लेन देन से संबंधित है, क्रियाओं की बहुलता कैसे होती है, वर्ब्स कैसे, लेना देना जमा करना। तो ये सारी जो वाक्य विन्यास के अंश हैं उसे हम लोग कल की तसिका में देखेंगे। आज की तसिका में जितना हुआ उतना समझ में आया सभी लोगों को? यस मैम। किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल है?